बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आई हूँ आज का नया वाला लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की एंडिंग का वही कुछ बचा हुआ पोर्शन। देखते हैं क्या कर पाते हैं। और आज हम करने वाले हैं इसका L10। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर हमारा जो चल ही रहा था 14th वाला, उसी को कर रहे हैं। और आज हम वही सिंपल सी कुछ चीज़ें, अगर मैं बोलूँ कि आपने ये बचपन में बहुत कहानियाँ सुनी हुई है तो उसी कहानियों से रिलेटेड है। ये पारितंत्र सेवाएं पढ़ेंगे, वनों के नियामक कार्य यानी वन क्या क्या करते हैं हमारे लिए, वनों के सुरक्षात्मक कार्य, सौंदर्य बोध कैसे कैसे क्या काम करते हैं, सौंदर्य कैसे निखारते हैं भाई वन हमारा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जो है चेहरे पे फूल लगाते हो उसका कोई लेना देना है, वैसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जो है एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या दिया था उन्होंने, किस बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है पारिस्थितिकी या पारितंत्र सेवाएं क्या हैं। हमने कहा कि हमारा बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम के अंदर हम बोल रहे हैं लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सब कुछ है और ये सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, सर्विसेज हैं। जैसे आप बोलते हैं ना आईएएस सर्विसेज, यूपीएससी सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, तो ये जो है ये इन्वायरमेंट भी हमारी सर्विस में लगा हुआ है, यानी कि हमारी सेवाओं में लगा हुआ है। और ये कैसी सेवाएं हमें प्रोवाइड करवाता है उसकी भी हमें जानकारी लेनी है, प्लस हमें सजग भी रहना है क्योंकि हम जो है इसकी कदर नहीं करते, है ना। गवर्नमेंट जॉब की सेवाओं की तो बहुत कदर है हमें, हाय मेरी यूपीएससी में लग जाए, हाय मैं आईएएस बन जाऊं, लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र हमें सेवाएं दे रहा है उसकी शायद हम इतनी फिक्र नहीं करते, है ना। इसीलिए आज हमें बहुत सारे जो है चीज़ें चलाई जा रही हैं, सेव सॉइल जो आप जुड़े हुए हैं, जैसे सेव अर्थ, सेव प्लांट। ये क्यों करना पड़ रहा है? ये हमारी ही मेहरबानियों की वजह से करना पड़ रहा है ये सब कुछ, है ना। इस दो पैरों वाले जानवर की मेहरबानियों से हम अपने लाभ के लिए, अपनी बोले तो लालच के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि हमने हमारी इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से हम है उसी को बर्बाद करने पर तुले हुए। बोलते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस वही सा हाल है हमारा। विनाश की तरफ जा रहे हैं हम और मजे से जा रहे हैं, मतलब वो होता है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले केस पे चल रहे हैं हम। लेकिन अभी भी हमें समझ नहीं है। कुछ लोग हैं भाई, हम नारे बहुत लगा लेते हैं, जैसे आज मैं बोलूँ सेव सॉइल तो वहाँ सेव सॉइल, आज स्टिकर लगा दिया है, ये डीपी लगा दिया है, सब कर रहे हैं। लेकिन जब बचाने की बारी आएगी तो आप में से शायद 10% ही उसे बचाएंगे। कैसे, है ना। आज भी आप में से कई बच्चे जो सेव सॉइल से जुड़े हुए, सेव सॉइल का मतलब क्या है, मिट्टी बचाना है, पर मिट्टी को कैसे बचाना है। आप जो ये गंदगी फैला रहे हैं सड़कों पर, मिट्टी के अंदर कचरा फेंक रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल फेंक रहे हैं, ये आप मिट्टी को ही बर्बाद कर रहे हैं। फिर आप एक लोगो लगाने से आप कोई सेव अर्थ या सेव ट्री से नहीं जुड़ जाते, या आप अच्छे नहीं बन जाते। आप अच्छे अपने आप बनेंगे। हम वही है जो नदियों में कचरा फेंक देते हैं, है ना। हम वही है जो घर के बाहर प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं, जबकि हमसे 1000 बार कहा गया है कि ये रिसाइकल करने की है, इसको अलग फेंका जाए, गीले कचरे को अलग फेंका जाए, लेकिन हमें नहीं सुनना है। बहुत सारी चीज़ें उसके लिए इफेक्टिव है। हम थोड़ा सा क्या है बिजी भी रहते हैं। हम सोचते हैं कि यार अब कौन जाएगा अलग अलग डब्बों में रखने के लिए, घर के बाहर कचरे वाली गाड़ी आ रही है, अरे अब कौन बाहर जाएगा, वाह ठीक है ऐसे ही फेंक दूंगी मैं तो रोड पे, ऐसे आलस की वजह से, है ना। तो सिर्फ ऐसे स्टिकर लगा लेने से, डीपी लगा लेने से, स्टेटस लगा लेने से आप जो है अपनी अर्थ या इकोसिस्टम को नहीं बचा पाओगे। आपको खुद से करना पड़े। भाई दूसरा कोई करे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कचरा फेंक रहे हैं या डस्टबिन में नहीं फेंक रहे। मेरे हाथ में जो बोतल है वो डस्टबिन में जाएगी, बस इसकी गारंटी मुझे लेनी है। भले आप दूसरों के, वो बोलते हैं हम दूसरों के पचड़े में नहीं पड़ते, ज्ञान नहीं बांटते। भाई मैं बात हो ज्ञान, आप अपने आप को तो संभाल सकते हो। तो यही है आज हम देखेंगे। और आज जो हम देखेंगे वो बहुत छोटा है, मतलब शायद इस बुक भी एक लिख दे हम इकोसिस्टम पर, जो हमारे लिए क्या क्या सेवाएं दे रहा है इकोसिस्टम, तो शायद कम ही है। लेकिन एक टॉपिक के हिसाब से हम पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी आता है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर ना करें, है ना। क्वेश्चन तो देखो मैंने कहा हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैरायटी कहाँ से लाएंगे, उसी बुक से लाएंगे। स्वस्थ पारितंत्र मनुष्य को प्रकृति प्रदत्त वरदान है।
यह अनेक आर्थिक, पर्यावरणीय व सौंदर्य बोध की वस्तुओं व सेवाओं का आधार है। बहुत कुछ मिलता है हमें, है ना, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, आप पेड़ काट के फर्नीचर बना के फर्नीचर बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो, फ्रूट तोड़ के फ्रूट बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आर्थिक रूप से। पर्यावरणीय भी है, आपका पर्यावरण स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हो। सौंदर्य बोध, सौंदर्य बोध का मतलब ये नहीं मेकअप करना, सौंदर्य बोध की कई बार आपने बहुत आप स्ट्रेस होते हो और एक ऐसी शांत जगह पे जाके जब आप बैठ जाते हो, किसी गार्डन में, ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत हरियाली होती है, अच्छे अच्छे फूल खिल रहे होते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, आंखों को सुंदर दिखता है वो सब कुछ। वो सौंदर्य की बात कर रहा है। सौंदर्य का मतलब ये नहीं कि आप प्लांट की कुछ चीजें अपने चेहरे पे लगा रहे हो और सुंदर दिख रहे हो, या फूल बालों में लगा रहे हो तो सुंदर दिख रहे हो। सौंदर्य का मतलब है आंखों की सुंदरता से, कि देखने में वो कितना अच्छा लगता है। जब आप बस से कहीं जा रहे होते हो, रास्ते में कोई हरियाली हरियाली, तो आंखों को कितना सुकून मिलता है, उस सौंदर्य की बात कर रहा है ये। ठीक है, वस्तुओं और सेवाएं भी देते हैं। पारितंत्र की प्रक्रियाओं के उत्पाद को ही पारितंत्र सेवाएं कहते हैं। अगर पारितंत्र की परिभाषा आपसे पूछ ले, हालांकि कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पारितंत्र जो हमें सेवाएं दे रहा है, ये जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनसे जो उत्पाद हमें मिल रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, पारितंत्र की सेवाएं कहते हैं। इंद्रधनुष देखते हो, मजा ही आ जाता है ना। कोई कई ऐसे लोग हैं जिसने आज तक भी इंद्रधनुष नहीं देखा, लेकिन आप एक बार देख लेते हो तो आपको कितना, हाँ मैंने इंद्रधनुष देखा, कितना देखते ही रहते हैं उसको जब तक वो गायब नहीं होता। क्या है ये? सौंदर्य है प्रकृति का। उदाहरण के लिए स्वस्थ वन निम्न प्रकार से मनुष्य के लिए लाभकारी है। मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट फॉर्म में इसको लिखवा देती हूँ। वही आपकी बुक में तो 1 या 1.5 पैराग्राफ है दे रखा है, थोड़ा सा आधा इस साइड दे रखा है, आधा उस साइड, ऐसे करके। लेकिन क्वेश्चन आता है तब आप इसको कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, वनों के नियामक कार्य। भाई रेगुलेटर कैसे हैं? रेगुलेटर का मतलब कैसे कंट्रोल कर रहे हैं प्रकृति को, कैसे मैनेज कर रहे हैं प्रकृति को, कैसे नियामक, नियामक का मतलब रेगुलेटर्स, ये जीन वाले में भी पढ़ा था हमने। इनका कैसे पारितंत्र में सहयोग है, किसी चीज को कैसे कंट्रोल करें, खाद्य श्रृंखला में है, खाद्य जाल में है, जो साइकिल्स चलते हैं आपके फॉस्फोरस कार्बन साइकिल, उनमें भी योगदान है इनका, फॉरेस्ट का। ठीक है, हमें सिर्फ फॉरेस्ट के पढ़ने हैं क्योंकि आपकी बुक में फॉरेस्ट के दे रखे हैं, बाकी तो और भी है। अभी मैंने एक पैराग्राफ में हमने देखा क्या क्या हमें इनसे फायदे होते हैं वायुमंडल से। जो चक्र चल रहे हैं, फॉस्फोरस चक्र, वो भी क्या है? वो भी सर्विसेज ही है। आप कार्बन लेते जा रहे हो लेकिन बन कहाँ रहा है? प्रकृति से, पारितंत्र में बन रहा है। फॉस्फोरस लेते जा रहे हो, बन कहाँ रहा है? प्रकृति में बन रहा है, वो भी सर्विसेज ही है। आप चाहें तो पूरे चैप्टर में से भी कुछ कुछ ऐसी सर्विसेज निकाल के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियमन करना, यह बड़ी मात्रा में वायु का शुद्धिकरण करते हैं। वही हो गया है ना, ऑक्सीजन और कार्बन को रेगुलेट करना, कि ना तो ज्यादा ऑक्सीजन हो जाए ना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए। ठीक है, चलिए शुद्धिकरण के लिए करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करते हैं कि इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो उत्पन्न होती है वो किस एरिया में? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, है ना। रीजन है, हमने पढ़े थे, आपको याद हो तो, जब चैप्टर की शुरुआत की थी हमने इससे पहले वाले चैप्टर की, तो वहां पे एक वो बताया था मैंने, ऐसा डायग्राम है ना, कुछ कुछ ऐसा बना हुआ था, याद आया? वहां पे हमने कहा था कि हमारे इंडिया को जो है अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण कटिबंधीय, मरुस्थलीय, है ना, हरे मैदान, है ना, टुंड्रा। तो वो उसमें एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं जो बहुत घने होते हैं, जैसे अमेजोन आप पढ़ते होंगे। अब अमेजोन वो ऐप नहीं, अमेजन है वैसे तो, हिंदी में तो अमेजन लिखते हैं उसको, लेकिन वैसे वो बोला अमेजोन जाता है। अमेजोन की जो जंगल है, सवाना जंगल, वो कितने हरे भरे हैं, वर्षावन है वो सारे। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी है वहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी, अभी हम बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिलती है अमेजन या अमेजोन के जो जंगल है वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें यहाँ से प्रोवाइड होती है। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ऑक्सीजन भी उतनी क्वांटिटी में, इसलिए इनको फेफड़े कहा जाता है पृथ्वी के, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरा है वनों के सुरक्षात्मक कार्य, हमें सिक्योरिटी कैसे देते हैं, सुरक्षा कैसे देते हैं।
जलवायु पर प्रभाव वन कम ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, अतः जलवायु को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करते हैं। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम बोल रहे हैं बढ़ता जा रहा है लेवल, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, वो बढ़ती जा रही है। वो ग्लोबल वार्मिंग को एक लेवल पर बनाए रखने के लिए, अभी तक तो अगर ये ट्रीज नहीं होते तो शायद ग्लोबल वार्मिंग की ये हालत होती कि आपके फ्रिज में भी बर्फ नहीं जमता, मतलब आप जो है गर्मी से जल बुन जाते। लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग उस हद तक नहीं पहुंची है। उसमें ये कंट्रीब्यूशन किसका है? आपके फॉरेस्ट का, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं। जितने पेड़ लगाओगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड ये लेंगे, आपको ऑक्सीजन देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मेंटेन रहेगी इकोसिस्टम के अंदर। तो उसमें भी ये स्वस्थ रखने, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनसे क्या होगा? टेम्परेचर भी कम होता है। आप नोटिस करो, भले मैंने तो किया है, हमारे क्या अभी आसपास, पहले भी शायद मैंने ये चीज़ बताई है, हमारे आसपास जो है वो ज़्यादा अभी मकान नहीं बने, नई कॉलोनी है, तो काफ़ी पेड़ पौधे हैं, चाहे बबूल के ही क्यों ना हो, लेकिन है, ठंडा रहता है। तो जब हम हमारे घर से थोड़ा सा आगे जाते हैं ना सिटी में, तो हमें गर्मी फील होती है, गर्मी के दिनों में भी और अभी भी थोड़ा हीट जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही हम उस एरिया से हमारे एरिया की तरफ आते हैं तो ठंडक, जैसे अभी सर्दी का मौसम है ना, तो हमारे एरिया में अब ठंडक होने लग गई है। जैसे ही हम सिटी से हमारे एरिया के अंदर आते हैं तो ठंडा फील होने लग जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। पेड़ पौधे ज़्यादा है तो वो ऊष्मा को कम परावर्तित करते हैं, है ना, अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हीट। और वाष्पोत्सर्जन एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि प्लांट वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो हीट रिलीज बाहर करते हैं, बाहर का टेम्परेचर जो है वो ठंडा कर देते हैं, हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिलीज नहीं करते, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो उनके आसपास का एरिया जो रहता है वो कैसा होता है? ठंडा रहता है। तो जलवायु को भी ग्लोबल लेवल पे भी क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो पेड़ लगाओ। मृदा अपरदन को रोकते हैं, सूखे को कम करते हैं। ठीक है, ये सब वही मैंने कहा, आपने काफी चीजें जो हैं पहले पढ़ चुकी है, बस आपको वही माला में पिरोना है। भाई रूट्स जो होती है प्लांट की वो मिट्टी को बांधे रखती है, तो मिट्टी उससे बंधी रहेगी। तो जब बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो होता है तो मिट्टी उससे बंधी रहती है और मृदा अपरदन नहीं होता, सॉइल इरोजन जिसको कहते हैं। पेड़ जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे सॉइल इरोजन कम रहता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। सूखे को कम करता है, भाई जब ग्रीनरी फैली हुई है तो सूखा कम ही रहेगा, डेजर्ट कम बनेगा, है ना, बंजर जमीन कम रहेगी। वायुमंडल के वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करता है, एयर पॉल्यूशन कम कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहा है, दूसरी गैसेस कम कर रहा है, एटमॉस्फेयर को क्लीन बना रहा है। बाढ़ को कम करते हैं, भूमि जल को रिचार्ज करते हैं, उसका स्तर बढ़ाते हैं, लवणता को कम करते हैं और रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं। ये सब भी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। भूमि के जल को रिचार्ज करना, जल अवशोषित करते हैं, उनकी रूट्स जल अवशोषित करती है ना, मिट्टी को बांध के रखते हैं। जब मिट्टी बंधी हुई रहेगी तो उसमें जल भी बंधा हुआ रहेगा, है ना, बाकी तो बह जाएगा। और अगर वहाँ पे पेड़ है तो जल धीरे धीरे जाता है, तो अंडरग्राउंड अवशोषित होता जाता है, अंडरग्राउंड लेवल बढ़ाते हैं। और उस जगह अगर आपकी सपाट जमीन होगी, पेड़ नहीं होंगे, तो पानी एकदम से बह जाएगा। जितना जल्दी पानी बहेगा मिट्टी उसको अवशोषित नहीं कर पाएगी, एकदम से फ्लो हो जाएगा, अवशोषण का टाइमिंग कम रहेगा उसका। ठीक है, बाढ़ को कम करते हैं, बाढ़ भी नहीं आएगी अगर पेड़ लगाओगे तो। ये सारी चीजें जो हमने पढ़ रखी है। रेगिस्तान नहीं बनेगा, हरे भरे पेड़ रहेंगे तो रेगिस्तान का प्रसार नहीं होगा, वरना अभी कुछ ऐसा है रेगिस्तान फैलता जा रहा है, ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि पेड़ नहीं है तो जो पहले वाली उपजाऊ जमीन थी वो भी अब बंजर होती जा रही है। जैव विविधता संरक्षण वन जीवों को अनुकूल पर्यावास प्रदान करते हैं, परागकणकर्ता उपलब्ध कराते हैं। ये तो हमें पता है, पॉलिनेटर्स। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण में वन और जीवों दोनों को अनुकूल बनाते हैं। जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे एनिमल भी रहेगा, दोनों का एक कोई रिलेशन रहेगा, संबंध रहेगा, सहजीवन, जो भी हमने इतने सारे चीजें पढ़ी इस चैप्टर के अंदर, वो कॉम्बिनेशन रहेगा, जैसे पर्यावरण जो है वो संतुलित रहेगा। परागणकर्ता उपलब्ध कराते हैं। परागणकर्ता कौन होते हैं? इंसेक्ट्स। वो क्या करते हैं? पौधों को वही एक परागकण को यहाँ से उठा के वहाँ ले जाने का काम करते हैं। तो उनको भी उपलब्ध कराने में जो है वो क्या काम रहेगा? प्लांट की हेल्प करेंगे, प्लस परागकणकर्ताओं को उसके बदले क्या मिलेगा? मकरंद मिलेगा,
फूड मिलेगा, जनन में सहायक होते हैं, बहुत सारे हमने चीजें पढ़े, यक्का वाला भी पढ़ा है। वनों के उत्पादक कार्य, अब प्रोडक्शन क्या है इनका, क्या प्रोडक्टिविटी है, तो क्या कोई गिनाने की जरूरत है मुझे कि हमें वन क्या देते हैं, गिनाने की जरूरत है क्या, मतलब अतः शायद क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है जिसको हम शायद फिंगर्स पे भी काउंट नहीं कर सकते अगर एक छोटी छोटी चीज को अगर हम करें तो। वनों से अनेक महत्वपूर्ण उत्पाद मिलते हैं, जैसे काष्ठ लकड़ी, गैर काष्ठ वन, है ना। एक तो लकड़ी वाले वन होते हैं, लेकिन सारे पेड़ से लकड़ी अच्छी नहीं मिलती, लकड़ी की भी क्वालिटी होती है। अगर वो लकड़ी नहीं दे रहे हैं तो कुछ और दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, गोंद दे रहे हैं, लेटेक्स दे रहे हैं, है ना, कोई दवाई दे रहे हैं, रसायन, ये भी उत्पादन है। नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्शन, वह अनेक महत्वपूर्ण पदार्थ इनसे हमें मिलते हैं। वनों के सामाजिक व आर्थिक महत्व, हमारे इमोशंस से भी जुड़े हुए हैं वन, हमारे सोशल चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक तो खैर है ही, उसको तो हम कभी नहीं भूलते कि पैसा कहाँ से आ जाए इनसे, वो तो हम कभी नहीं भूलते, लेकिन सोशली भी हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे तुलसी को हम बहुत पवित्र मानते हैं, पीपल को हम बहुत पवित्र मानते हैं, है ना। तो हमारे सोशल चीज़ों से भी काफ़ी जो है ये पेड़ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग केले को भी पूजते हैं, साउथ साइड में जाओ तो वो केले को भगवान की तरह पूजते हैं, है ना। तो हमारे सामाजिक जीवन से भी जुड़े हुए हैं। कई ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम घर की पूजा करते हैं, तो अभी दिवाली आपने मनाई, अशोका के पत्ते लगाते हैं घरों के बाहर, क्योंकि हम बोलते हैं वो शुभ होते हैं। अनेक लोग अपनी आजीविका हेतु वनों पर निर्भर करते हैं। इनका प्रयोग शिक्षा, सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए प्लांट्स यूज करते हैं। पर्यटन, लोग घूमने जाते हैं। आप बॉटनिकल गार्डन क्या देखने जा रहे हो, प्लांट्स ही तो देखने जा रहे हो कि दुनिया में कैसे कैसे पौधे हैं, किस किस प्रकार के फूल हैं। तो उससे क्या होगा, आप बॉटनिकल गार्डन खोला है तो आप वहाँ जाओगे, टिकट लोगे, तो उससे स्टेट की, वहाँ के लोगों की इनकम होगी, है ना। पर्यटन में, आमोद प्रमोद में, यानी कि रिक्रिएशन में, भाई आप जा रहे हो कुछ भी देखने तो आपका एक नॉलेज बढ़ेगा, रिक्रिएशन होगा आपका। आमोद प्रमोद का मतलब वही आपसी बातचीत, आपसी रिलेशनशिप, उस तरह से चीज़ें। आप प्लांट देखोगे, आप उनके बारे में कुछ जानोगे कि अच्छा ये नए तरह का प्लांट है, आपके दिमाग में कुछ नई चीज़ें रिक्रिएट होगी, ठीक है। आप कुछ नया उसका बनाओगे, जैसे प्लांट से आजकल बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। कोई आर्टिफिशियल हम जो फॉरेस्ट बनाते हैं, घरों के डेकोरेशन में प्लांट यूज़ करते हैं, बहुत सारी बहुत सारी क्वांटिटी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्लांट्स को यूज़ करते हैं। आदि हेतु किया जा रहा है। कोई साउथ में कोई अच्छा प्लांट मिलता है तो हम उसको यहाँ आके लगाते हैं कि नहीं ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है इसका, तो इसको हम हमारे घर में लगाएंगे, है ना। कोई चीज़ें जैसे साइकस वाइकस, मैंने आपने देखा हो, आज पहले साइकस हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब साइकस हमें हर जो नर्सरी है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लोग उसको घर के बाहर लगाते हैं डेकोरेटिव आइटम के फॉर्म में, है ना, इस तरह से। तो रिक्रिएशन में भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं वनों के जो हमें लिखने हैं। क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एनसीईआरटी में तो वही एक दो लाइनें दे रखी है, आपको भी ज़्यादा नहीं लिखनी है, लेकिन पॉइंट बना के लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध मतलब वही खूबसूरती बढ़ाने के लिए, वही घर के बाहर आप सजावटी पौधे लगाते हो कि घर अच्छा दिखता है ना। आजकल शादी ब्याह में फूलों से सजावट करते हैं, आजकल क्यों, काफ़ी पुराने ज़माने से करते हैं। और ऐसे प्रकृति की सुंदरता, वनों को देखते हो आप, मोर देखोगे तो कितना खुश हो जाओगे कि मोर देखा, है ना। अब मेरे घर के बाहर तो रहता है सामने पेड़ पे मोर, रोज ही दिखता है मुझे, तो देख के खुश हो जाते हैं। टाइगर, भाई आप जू देखने जाते हो, सबसे पहले वो यहाँ टाइगर है कि नहीं, भाई मोर वोर तो कहीं भी देख लेंगे। मेन लोग किसको देखने जाते हैं वहाँ पे, शेर को। शेर की खूबसूरती देख के कैसा फील होता है, मतलब मैंने टाइगर भी देखा है, लॉयन भी देखा है, वही उसी के अंदर देखा है, सेंचुरी के अंदर, लेकिन वो ऐसे केज में नहीं था, वो सेंचुरी ऐसे बनाई हुई थी कि ओपनली दिख रहा था, बहुत पास था। उसकी स्किन कितनी ब्राइट होती है, हम फोटो देखते हैं और एक ओरिजिनल जब टाइगर या लॉयन को देखते हैं, तेंदुआ भी देखा मैंने, बहुत शाइनिंग स्किन होती है उसकी, ठीक है। तो वो एक सौंदर्य है जो हमें आकर्षित करता है प्रकृति का।
वन, आंखों को शीतलता, मैंने कहा ना कुछ भी देखोगे आप एक ठंडक आपको मिलेगी, एक सौंदर्य, मन की शांति मिलेगी। कभी स्ट्रेस हो, भाई आप बोलते हैं हम स्ट्रेस में हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हमारा, है ना, नींद आ रही है मैम, क्या करें? ये करो, जाओ किसी गार्डन में, इतने गार्डन बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, प्राइवेट भी, कि आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ पे भी कोई ना कोई गार्डन होगा, है ना, जाओ वहाँ पे बैठो, थोड़ी शांति फील करो, पौधों को देखो, पेड़ों को देखो, बर्ड्स को देखो। ये अपने आप में स्ट्रेस रिड्यूसर है। किसी गेम, किसी मोबाइल की जरूरत नहीं है स्ट्रेस रिड्यूसर के लिए, ये अपने आप में स्ट्रेस, हम तो यही करते हैं, है ना। लोग जनरली क्या होते हैं पता है आपको, आजकल के जो लोग हैं या तो वो मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे रहते हैं या वो शॉपिंग करने चले जाएंगे। हम ऐसा नहीं करते, मैं भी नहीं करती, मुझे पर्सनली भी ऐसा मोबाइल से कोई शौक नहीं है। मोबाइल तो आप लोगों की वजह से मुझे इतना यूज़ करना पड़ता है, वरना मेरा मोबाइल तो पता नहीं कहाँ पड़ा रहता था, मुझे भी पता नहीं थी। तब भी व्हाट्सअप था, फेसबुक थी, लेकिन मैं उतनी एक्टिव नहीं रहती उस पर। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, गार्डन में चले गए, वहाँ बैठे शांति से देख रहे हैं बच्चे कैसे खेल रहे हैं, कोई भी अलग अलग प्रकार का बर्ड है ना। हमारे यहाँ एक लेक है, आना सागर लेक, वहाँ पे चले गए, बैठे हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के बर्ड्स वहाँ पे दिखते हैं, प्लांट्स दिखते हैं। तो ये सब आपको स्ट्रेस रिड्यूस करेंगे। मोबाइल के अंदर पेड़ देखने में मज़ा नहीं आएगा जितना आप उसको रियल में देखोगे। किसी पेड़ के नीचे बैठोगे तब आपको जो फीलिंग आएगी वो मोबाइल पे नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रेरणा देने वाली है, प्लस शांति देती है, मन की शांति है, स्ट्रेस इससे कम होता है, प्लस आप ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलती है। इसलिए बोलते हैं मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, है ना। सुबह की जो हवा होती है ना वो बहुत फ्रेश होती है, क्योंकि दिन भर तो क्या गाड़ियाँ चलती हैं तो पॉल्यूशन फैलता है, रात भर थोड़ी शांति रहती है, तो सुबह वाली हवा बहुत फ्रेश होती है। इनका सौंदर्य मनुष्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, और ये सब सही है, ये हम गप्पे नहीं ठोक रहे कि कोई क्या भला मन की शांति कोई नहीं मिलती मेरे को, तो मन मेरा वैसे भी उदास रहता है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वैज्ञानिकों के पास, उन्होंने करके देखा है। जैसे कि उन्होंने 30 लोग ले लिए, 30 लोगों को कहा तुम्हारी जैसी जिंदगी तुम चाहते हो वैसी जियो, है ना। 30 लोगों को उन्होंने अपने साथ रखा, उनकी एक्टिविटी पे जब भी उनका मन नहीं लगता तो वो उनको गार्डन ले जाते, कोई एक्टिविटी करवाते, कोई गेम खिलाते, है ना, घुमाने ले जाते अच्छी अच्छी जगहों पे जहाँ पे प्लांट है या नेचुरल चीज़ें जहाँ पे हैं वहाँ ले जाते। फिर उन्होंने 2-3 महीने इस चीज़ को ये नोटिस किया कि जो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रहे थे, वही मोबाइल गैजेटों में उलझे हुए थे, शॉपिंग मॉल के भटके खा रहे थे, उनके माइंड में, फिर उन्होंने मशीन्स वगैरह से स्टडी किया, उनके काम को भी देखा, तो उनके कार्य करने की जो पावर है, कैपेसिटी है वो, प्लस जो गार्डन वगैरह जाते थे उनके काम करने की जो कैपेसिटी है उसमें बहुत अंतर था। वो अभी उनका स्ट्रेस लेवल कम था, है ना, वो फ्रेश महसूस करते थे, वो काम थे, शांत थे, जबकि दूसरे वाले हाइपर थे, उनके काम करने की जो पावर थी वो भी कम थी। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बुक में छाप दिया गया है, सब कुछ देख परख के ये सब चीज़ें जो है लिखी जाती है। और आप फील भी करेंगे ऐसी चीज़ें कि हमें बहुत शांति मिलती है जब हम कहाँ जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं, देख के बहुत खुशी मिलती है। लेकिन आजकल उसको भी लोगों ने वही इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाएंगे, हम तो डैम देखने गए थे, वो डैम तो देख लो पहले फिर स्टेटस लगा लेना। तो वैसा नहीं, फील करना है उस चीज़ को, ऐसे नहीं कि हाँ गए इसलिए दे क्योंकि हमें एक वो जो भी है स्टोरी डालनी थी या जो भी डालना था, फोटो खिंचवाने थे। भाई आप उसको फील करो, रख दो मोबाइल को साइड में और एक बार उस चीज़ को देखो, कितना सुंदर लग रहा है वो, कितना उसके अंदर कामनेस है, उस पेड़ के अंदर, उस फूलों के अंदर, ये सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही है जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है उसका सबसे बड़ा पोर्शन वन है, इसीलिए यहाँ पे वन के बारे में लिखा है। और जैसे कि मैंने कहा आप थोड़ा बहुत जो है अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हो दूसरी चीज़ें भी। अब रॉबर्ट कॉन्जा जो थे ये और उनके उनके सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया, काउंटिंग की है, कैलकुलेशन किया है कि हमारे इकोसिस्टम में कितनी पावर है, कितनी वैरायटी है, कितनी स्पीशीज़ है। हालांकि ये जो काउंटिंग है या कैलकुलेशन है ये इतनी इजी नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट उन्होंने लगाया है। इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है, भाई आपसे पूछ लेते हैं कि कितनी धरोहर हमारे पास है, कितने प्लांट्स हमारे पास है, तो याद तो करना ही है आपको। सहयोगियों ने प्रकृति के
जीवन रक्षक सेवाओं का मूल्य आंकने का कार्य किया कि हम जो कह रहे हैं ये सर्विसेज है, जो सेवाएं हैं पारितंत्र की, वो कितनी है, कैसी है और उनका मूल्य क्या है। हालांकि मूल्य आंकना इतना आसान नहीं है, आप ऑक्सीजन की पैसों से वैल्यू नहीं लगा सकते, लेकिन इन्होंने किया ये गुस्ताखी। भाई शोधार्थियों ने इस मौलिक पारितंत्र सेवाओं की 1 वर्ष की कीमत 33 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, बहुत ज्यादा है, ट्रिलियन कहाँ, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन तक US डॉलर उन्होंने क्या की है, तय की। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे तय की, तो जैसे आप हॉस्पिटल जा रहे हो और ऑक्सीजन खरीद रहे हो, उस ऑक्सीजन के 1 लीटर की क्या क्वांटिटी, कितनी वैल्यू है, कितने पैसे में 1 लीटर ऑक्सीजन आपको मिल रही है, और प्लांट आपको कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं और वो कितने पैसों की होगी, तो ऐसे उन्होंने एस्टिमेट लगाया, ठीक है। तो कई बच्चे बोलेंगे मैम कैसे एस्टिमेट लगाया, कोई बाजार में बिक रही है क्या सेवाएं, तो 1 दे रहे हैं, पर ऐसे उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया। तो उन्होंने कहा कि 33 ट्रिलियन, और आपको ये याद रखना है, भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी आंकी थी उन्होंने, वैल्यू कितनी आंकी है, 1 वर्ष की, सिर्फ 1 ईयर की। यह वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस जो आपकी नेशनल प्रोडक्ट है पूरे नेशन के, एक राष्ट्र के जो ग्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, ग्रॉस और नेट हम पढ़ चुके हैं पहले। नेट तो जो भाई खुद के काम में लेने के बाद जो बच जाता है वो नेट, ग्रॉस का मतलब ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि USA डॉलर 18 ट्रिलियन के लगभग 2 गुने के बराबर है। 18 ट्रिलियन का भी 2 गुना, वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट जो है, यानी कि पेड़ों से या एनिमल से जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, 18 US डॉलर की दुगनी, ये भी 1 ही साल की है। पारितंत्र द्वारा प्रदत्त सभी सेवाओं में से मृदा निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। भाई सॉइल आप सब कुछ बना सकते हो लैब के अंदर, है ना, ऑक्सीजन बना सकते हो, चलो आजकल केमिस्ट्री मेहरबान है हम पे, है ना, तो हमको सब कुछ पता है कि पानी को तोड़ के ऑक्सीजन बना लेंगे, हाइड्रोजन बना लेंगे, ये एटम वो बना लेंगे, ये बना लेंगे, सब बना लेंगे, लेकिन सॉइल आप क्या खुद बना सकते हो, नहीं बना सकते। वो तो अपने आप बनेगी वेदरिंग से, उसका प्रोसेस पढ़ा हुआ है हमने, है ना, वेदरिंग होती है तब वो सॉइल बनती है चट्टानों से, और उसको बहुत टाइम लगता है वेदरिंग होने में। ऐसा नहीं कि 1 साल में सॉइल बन गई, सॉइल बनना मतलब 100 साल में भी बन सकती है, 200 में भी बन सकती है, 5 साल में भी बन सकती है, 10 साल में भी बन सकती है। तो सॉइल बनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, अगर उसकी कीमत हम लगाएं, जिसकी कीमत कुल कीमत की लगभग 50% है, पोषण चक्रण और मनोरंजन में 10-10% की भागीदारी रखता है। भाई खाना पीना तो 10% ही मान रहे हैं हम, कि हमें जो हमारा इकोसिस्टम दे रहा है वो 10% दे रहा है। ये जो साइकिल्स चल रहे हैं, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ये तो 10% है। मनोरंजन के लिए हम जो इकोसिस्टम में को है वो 10% यूज करें पर्यटन के लिए या उसके लिए, लेकिन पूरी जितना भी हमारा इकोसिस्टम है 100%, उसमें 50% तो सिर्फ मिट्टी निर्माण में भागीदारी है उसकी, सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। इसीलिए सॉइल इतनी इंपॉर्टेंट है, 50%, क्योंकि सॉइल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ना तो पौधे उगेंगे, पौधे नहीं उगेंगे तो आप खाओगे क्या। अब आप बोलो पहले से जो उगे हुए, अब पहले से जो उगे हुए वो कभी ना कभी तो खत्म होंगे, चट्टान पे पौधा तो उगेगा नहीं, है ना, और हर पौधा आप खाओ ये जरूरी भी नहीं है। तो सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसकी भी कीमत कितनी है, टोटल जो इकोसिस्टम हमें सेवाएं दे रहा है उसका 50%। जबकि जलवायु नियमन जो आपका ये रेगुलेशन है, टेम्परेचर, बारिश, इनका जो रेगुलेशन है जलवायु नियमन, वन्य जीवों के पर्यावास की कुल कीमत की लगभग 6% है। 100 में से 6% किसका है, जो आपकी क्लाइमेट मेंटेनेंस हो रहा है वो, प्लस पर्यावरण की जो कीमत है उसका 6% है। 50% ये, 10% ये, 6% हमारा जलवायु, और भी बहुत कुछ है ना, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम बस इतना ही पढ़ेंगे। तो ये थी पारितंत्र सेवाएं, और जैसे कि मैंने कहा आप इसमें थोड़ा बहुत अपना भी ऐड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा बड़ा हो। वैसे 3 या 4 नंबर में आता है तो ये काफ़ी सफिशियंट है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉन्टजाना, तो उन्होंने ये कीमत लगाने की गुस्ताखी की थी, और ये आपको वैल्यूज़ ध्यान रखनी है, कितने कितने बिलियन, कितने कितने ट्रिलियन उन्होंने वैल्यू लगाई थी। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है
वो हम खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं 2-3 इंपॉर्टेंट, उसको करेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे।